हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 अक्टूबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कश्मीर के हालात पर मोदी शाह की बैठक। हाल ही में जो कश्मीर में हालात बने हुए हैं, जैसे कि जो वहाँ आतंकी हैं, कश्मीरियों के साथ साथ जो गैर कश्मीरी हैं या फिर जो लोग वहाँ पर पर्यटन के इरादे से आए हुए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। यानी कि लोगों में डर बैठा हुआ है। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई है, जिस पर कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा की गई है और वहां पर स्थिति किस तरीके से सामान्य की जा सकती है, क्या कार्यवाही की जा सकती है, इस पर बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति सुधारने के लिए कश्मीर प्रशासन और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उठाए गए कदमों को जानकारी दी है। अमित शाह मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग पर स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे और उन्हें कश्मीर की स्थिति से अवगत कराया। दोनों नेताओं ने कश्मीर में आतंकियों द्वारा लक्ष्य बनाकर की जा रही हत्याओं की वजह से उत्पन्न डर के माहौल पर चर्चा की है। गृह मंत्री ने इस डर की वजह से घाटी में हो रहे पलायन के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया है। साथ ही आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अन्य अहम मुद्दों से भी अवगत कराया है। याद दिला दें कि पिछले 16 दिनों में आतंकी जो घाटी में 5 गैर स्थानीय समेत 11 लोगों की हत्या की जा चुकी है। इस वजह से वहां डर का माहौल है। इसी क्रम में अमित शाह ने 23 से 25 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और वहां की सुरक्षा स्थिति पर महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है टीके की जरूरत का हिसाब लगाने में जुटी सरकार। कोरोना टीकाकरण 100 करोड़ डोज के करीब पहुंचने के साथ ही सरकार अब आगे इसकी वास्तविक जरूरत का हिसाब लगाने में जुट गई है। सरकार ने सभी वयस्क नागरिकों के 31 दिसंबर तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि शायद ही इस समूह के सभी लोग टीका लगवाने के लिए सामने आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार 15 से 20% लोग टीका लगवाने से बच रहे हैं। जाहिर है संपूर्ण टीकाकरण के लिए पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कम टीकों की जरूरत पड़ेगी। वहीं बच्चों के टीकाकरण की स्थिति में लगभग 80 करोड़ से अधिक डोज की जरूरत पड़ेगी। दरअसल देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या लगभग 94 करोड़ है और इसके लिए 188 करोड़ डोज की जरूरत है। इन सभी लोगों को 31 दिसंबर तक टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि 31 दिसंबर तक वैक्सीन की इतनी डोज के उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। अगर 15 से 20% लोग टीका लगवाने नहीं आते हैं तो लगभग 150 करोड़ डोज की जरूरत रह जाएगी। ऐसी स्थिति में दिसंबर के अंत तक लगभग 30 से 35 करोड़ डोज अतिरिक्त बच जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है आर्थिक सहयोग पर होगा नए क्वाड का जोर। भारत, अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने नए गठबंधन का रोड मैप सामने रख दिया है। चारों देशों के विदेश मंत्रियों की सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक चली बैठक में आर्थिक सहयोग पर ही फिलहाल ध्यान केंद्रित रखने का फैसला किया गया है, लेकिन सामुद्रिक सहयोग के क्षेत्र में भी ये देश गठजोड़ करेंगे। इनके बीच आर्थिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय फोरम बनाने का ऐलान किया गया है, जो भारत के कारोबार के लिए नए अवसर ला सकती है। साथ ही चारों देशों ने इस संगठन को क्वाड नाम से चिन्हित नहीं करने का फैसला किया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम बताया गया है। हालांकि इस संगठन का एजेंडा बहुत हद तक हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थापित अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड संगठन जैसा ही है। यह भी फैसला किया गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजराइल के विदेश मंत्री येर लापिड और यूएई के विदेश मंत्री एबी जायद के बीच आमने सामने की पहली संयुक्त बैठक दुबई 2020 के दौरान जल्द ही की जाएगी। इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी विस्तृत बयान में बताया गया है कि सोमवार रात हुई वर्चुअल बैठक में चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने
आर्थिक सहयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम बनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, स्कूलों में अब विदेशी भाषाओं में भी होगी पढ़ाई। अब वह दिन दूर नहीं है जब बच्चे विदेशी भाषा सीखने के लिए किसी कोचिंग या अलग पढ़ाई करने की जरूरत नहीं समझेंगे। जल्द ही स्कूलों में कुछ विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। भले ही पढ़ाई का माध्यम भारतीय भाषा या फिर अंग्रेजी ही क्यों ना हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई सिफारिश के बाद सरकार ने इस दिशा में पहल तेज कर दी है। फिलहाल जिन प्रमुख विदेशी भाषाओं को सीखने की योजना बनाई गई है उनमें जर्मन और फ्रेंच के साथ कोरियाई, जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी जैसी भाषाएं शामिल हैं। अभी केंद्रीय और नवोदय विद्यालय के नए सत्र में इसकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री संबंधों की उड़ान का रनवे बनेगा कुशीनगर। कुशीनगर में एयरपोर्ट स्टार्ट होगा, यानी कि 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। उसके साथ ही ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का चौथा एयरपोर्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री संबंधों की उड़ान का रनवे बनने जा रहा है कुशीनगर। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश को समर्पित करेंगे, विमानन एवं टूर एवं एंड ट्रैवलर कंपनियों के प्रतिनिधि खासतौर पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री अपने 30 मिनट के संबोधन में कुशीनगर और बौद्ध परिपथ में पर्यटन और विकास की संभावनाओं पर बात करेंगे। श्रीलंका के 123 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर आ रहा बोइंग विमान इस लोकार्पण अवसर का साक्षी बनेगा और बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से बौद्ध देशों के लिए सीधी उड़ान सेवा की सुविधा होने का संदेश देगा। प्रधानमंत्री बौद्ध देशों के लिए सीधी उड़ान पर भी चर्चा करेंगे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक हवाई अड्डे वाला प्रदेश बन जाएगा। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, नेपाल, भूटान, कंबोडिया समेत विभिन्न देशों से प्रति वर्ष लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायी भारत आते हैं। वह बोध गया, सारनाथ, संकिता, सरस्वती के साथ कुशीनगर भी जरूर आते हैं। यह हवाई अड्डा उन्हें बौद्ध परिपथ के सबसे महत्वपूर्ण स्थल से जोड़ेगा। वह सीधे कुशीनगर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि मूडीज की नज़र में बेहतर हुई भारतीय बैंकों की साख। भारतीय बैंकों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। 2 वर्ष पहले तक करीब सारे बैंक, यानी कि खासतौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंक, फंसे कर्ज यानी कि एनपीए, जो लोगों को बैंक कर्ज देता है और वो कर्ज वापस नहीं आ पाता है तो उसे एनपीए बोला जाता है, कि दलदल में धंस गए थे। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज का अब मानना है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर खतरे से बाहर है। ऐसे में मूडीज ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम की साख को बढ़ाते हुए कहा है कि इसके लिए बेहतर दिन आने वाले हैं। मूडीज ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था के लिए आउटलुक को निगेटिव यानी नकारात्मकता से सुधार कर स्टेबल यानी स्थिर कर ग्लोबल निवेशकों को यह संदेश दिया है कि वो भारतीय बैंकों में निवेश कर सकें। मूडीज ने यह रिपोर्ट मंगलवार को जारी की है और इस दिन देश की एक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भी भारतीय बैंकों पर रिपोर्ट दी है, जिसका सार यह है कि इनकी स्थिति पहले के मुकाबले तो ठीक हुई है, एनपीए की समस्या बनी हुई है। एनपीए का स्तर समग्र बैंकिंग कर्ज के मुकाबले चालू वित्त वर्ष के दौरान फिर से बढ़कर 9% तक हो जाएगा। अगर दिवालिया कानून में फंसे बैंक कर्ज को भी इसमें जोड़ लें तो कुल एनपीए का स्तर 10% को भी पार कर जाएगा। वैसे यह 2018 में दर्ज 11.2 अरब डॉलर के स्तर के मुकाबले काफ़ी कम है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिखा गया है, जिसमें वे अपनी सरकार और साथ ही कुशीनगर में जो हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। कुशीनगर में बुधवार यानी कि आज 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लोकार्पित होने के साथ ही पूर्वांचल के विकास की नई योग गाथा लिखना आरंभ होगा। हवाई मार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी, शानदार सड़कों का संचालन और रोजगार की योजनाओं के साथ कुशीनगर अब पूर्वांचल के विकास का नया प्रवेश द्वार बनने के लिए
बनने की ओर त्वरित गति से अग्रसर हो चला है। इस हवाई अड्डे के निर्माण में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बौद्ध अनुयायियों के लिए भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पहुंचना अब अत्यंत सुगम हो जाएगा। विश्व को सत्य, अहिंसा, शांति और सद्भाव का मंत्र देने वाले भगवान बुद्ध के अनुयायियों के आवागमन का मार्ग सरल करने के साथ ही पूर्वांचल विकास की उड़ान भर लेगा। पिछले 4.5 साल में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं धरातल पर उतरी हैं और कुशीनगर की तस्वीर बदल गई है। एक महीने पहले ही मैंने 421 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं कुशीनगर को दी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम समेत दक्षिण पूर्व एशिया देशों से अब सीधी एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे है। इसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर एवं चौड़ाई 45 मीटर है। इस रनवे की क्षमता 4 आगमन तथा 4 प्रस्थान उड़ान प्रति घंटा है। इसकी अंतरिम पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग 3600 वर्ग मीटर में बनी है। इसकी यात्री क्षमता 300 तक की है। हमारा आकलन है कि इस हवाई अड्डे के आरंभ होने से पर्यटन के ग्राफ पर उत्तर प्रदेश मौजूदा स्थान से 20% और ऊंची उड़ान भरेगा। पूर्वांचल धार्मिक पर्यटन दृष्टि से बहुत समृद्ध है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी एवं सारनाथ, महान संत कबीर की परिनिर्वाण स्थली मगहर और शिवावतारी गुरु गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गोरक्षपीठ भी इन पर्यटनों को अब और भी आकर्षक करेगी। इन स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बुनियादी सुविधाओं पर पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था। पूर्वांचल की मेघा अतुलनीय है। यह क्षेत्र उद्योग में पिछड़ता था, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के प्रयासों से बदलाव की बयार चली है। मैं यह दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्वांचल के लिए विकास की असीमित संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। आज इसका औपचारिक रूप से आरंभ हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हत्या की गई है लखबीर सिंह की तालिबानी तरीके से तड़पा कर, उस पर लिखा गया आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि FATF की ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आतंकवाद का वित्त पोषण करने वाले पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट में अगले साल अप्रैल तक बने रहने की संभावना है। बुधवार को पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शुरू होने वाली 3 दिवसीय बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने को लेकर पाकिस्तान के 27 बिंदुओं की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को परखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान अपनी कार्य योजना पर अमल करने में विफल रहा है, इसलिए उसके वर्ष 2022 के अप्रैल माह तक ग्रे लिस्ट में ही बने रहने की संभावना बताई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि खलील जाद ने इस्तीफा दिया है। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए उसके शीर्ष प्रतिनिधि जाल्मे खलील जाद उन्होंने पद छोड़ दिया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि वह शुक्रवार को ही इस्तीफा दे चुके हैं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि उनका स्थान उनके डिप्टी टॉम वेस्ट लेंगे, जो दोहा में स्थित अमेरिकी दूतावास के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। खास बात यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद अक्टूबर की शुरुआत में तालिबान के साथ हुई पहली औपचारिक वार्ता के बाद खलील जाद ने इस्तीफा दिया है। फिलहाल खलील जाद ने अपने इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। तो ये आज का यानी 20 अक्टूबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।